तीसरे प्रकार की ध्वनियां हैं कंठ या कोमल तालव्य। मुख विवर में अली जीवा, जिसे कौवा कहते हैं, अली जीवा और मूर्धा के मध्य भाग को कोमल तालु कहा जाता है। इस स्थान से उच्चरित ध्वनियां कोमल तालव्य या कंठ ध्वनियां कहलाती है। तो हिंदी में क ख ग घ ये कंठ ध्वनियां हैं। चौथे प्रकार की ध्वनियां हैं नासिक्य। नासिका श्वास क्रिया का महत्वपूर्ण अवयव है। नासिका से उच्चरित ध्वनियां नासिक्य कही जाती है। जब ओठ मुख विवर को बंद कर देते हैं तो संपूर्ण वायु नासिका से बाहर निकलती है। तो हिंदी में या संस्कृत में जो अनुस्वार ध्वनि है वे नासिक की ध्वनियाँ ही हैं। ण न मैं ये अंग ये जब नाक से उच्चरित होते हैं तो नासिक के कहलाते हैं। फिर एक कंठ तालव्य। तालु से तात्पर्य कठोर तालु से है। कंठ और कठोर तालु से जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है वे कंठ तालव्य कहलाती है। ए और ए कंठ तालव्य ध्वनियां हैं। फिर कंठोष्ठ है। कंठ और ओष्ठों के सहयोग से जो ध्वनियां उत्पन्न होती है वे कंठोष्ठ ध्वनियां कहलाती है। ओ और औ ये दो ध्वनियां कंठोष्ठ ध्वनियां हैं। सातवीं है मूर्धन्य ध्वनियां। मुख विवर की ऊपरी छत के मध्य जो सबसे ऊंचा स्थान है वह मूर्धा कहा जाता है। तो मूर्धन्य ध्वनियों के उच्चारण में जीवा की नोक या जीवा की नोक का पिछला भाग उलटकर मूर्धा को स्पर्श करता है, इसलिए मूर्धन्य ध्वनियां उच्चरित होती है। संस्कृत और हिंदी में ट ठ ड ढ और ये मूर्धन्य स ये ध्वनियां मूर्धन्य ध्वनियां मानी जाती है। तालव्य ध्वनियां। तालु से तात्पर्य कठोर तालु से जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ के अगले भाग से तालु का स्पर्श किया जाता है वे तालव्य ध्वनियां कहलाती है। संस्कृत में ई और च वर्ग च छ ज ज और श ये तालव्य ध्वनियां मानी गई है। हिंदी में भी ई च छ ज ज ये और श ये तालव्य ध्वनियां हैं। फिर है वर्त्य ध्वनियां। ऊपरी दांतों के भीतरी मसूड़ों का ऊपर का खुरदरा जो भाग होता है वो वर्त्य कहलाता है और वहां से उच्चरित होने वाली ध्वनियां वर्त्य कहलाती है। न र ल स ज ये ध्वनियां संस्कृत की वर्त्य ध्वनियां हैं। दंत ध्वनियां। दंत से तात्पर्य केवल ऊपर के दांतों से है, इसलिए ऊपर के दांतों के पिछले भाग को स्पर्श करने से जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है वे दंत ध्वनियां हैं। संस्कृत में त थ द द न और हिंदी में त थ द ध द्वंत ध्वनियां मानी जाती है। दंतोष्ठ है। ऊपर के दांत और ओठों से निचले ओठों से जो ध्वनियां उच्चरित होती है वह और फ ये दंतोष्ठ है और द्वयोष्ठ है। दोनों ओष्ठों के ऊपर दोनों ओष्ठों से जो ध्वनियां उच्चरित होती है वो द्वयोष्ठ कहलाती है। प फ ब भ ये ध्वनियां द्वयोष्ठ ध्वनियां हैं। तो इस प्रकार से वर्गीकरण का दूसरा आधार था स्थान। तीसरा है उच्चारण प्रयत्न। ध्वनियों के उच्चारण में उच्चारण अवयवों का जो व्यापार होता है वो प्रयत्न कहलाता है। भिन्न भिन्न ध्वनियों के उच्चारण में प्रयत्न भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। उदाहरणार्थ स्वर तंत्रियों का परस्पर मिलना या न मिलना, जीभ द्वारा ध्वनियों के उत्पत्ति स्थान का स्पर्श करना या न करना या कम स्पर्श करना, श्वास वायु के वेग का कम अधिक, ये सब प्रयत्न ही है। इस आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण होता है। ये प्रयत्न भी दो प्रकार का होता है, आभ्यंतर प्रयत्न
या आंतरिक प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर या आंतरिक प्रयत्न के अनुसार जो ध्वनियों का वर्गीकरण है उसमें पहले प्रकार की ध्वनियां हैं स्पर्श ध्वनियां। स्पर्श ध्वनियों में मुख विवर में एक उच्चारण अवयव दूसरे उच्चारण अवयव का स्पर्श करता है। इस स्पर्श के कारण ये ध्वनियां स्पर्श कही जाती है। हिंदी में क ख ग घ क वर्ग की, त थ द ध त वर्ग की, ट ठ ड ढ ट वर्ग की और प फ ब भ प वर्ग की, ये ध्वनियां स्पर्श मानी जाती है। इसी प्रकार दूसरा है संघर्षी वर्ग। संघर्षी ध्वनियों में मुख विवर संकरा हो जाने के कारण वायु संघर्ष करती हुई बाहर निकलती है। जैसे हिंदी में स तीनों प्रकार के जो स है, दंत है, तालव्य और मूर्धन्य है और विसर्ग, ये सारी ध्वनियां संघर्षी ध्वनियां हैं। इसी प्रकार ख ग ज और फ, ये जो विदेशी जो ध्वनियां हिंदी में आई है वे भी संघर्षी है। तीसरा वर्ग है स्पर्श संघर्षी का। इसमें स्पर्श और संघर्ष दोनों विशेषताएं मिलती है। प्रारंभ स्पर्श से होता है और बाद में वायु संघर्ष करती हुई मुख विवर से बाहर निकलती है। हिंदी में च छ ज झ च वर्ग की ये चार ध्वनियां स्पर्श संघर्षी हैं। अनुनासिक ध्वनियां, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख विवर के साथ साथ नासिका विवर से भी निकलती है, वे अनुनासिक ध्वनियां हैं। हिंदी की अंग ण्य न मैं न मैं, ये सारी अंत्य ध्वनियां जो है पांचों वर्गों की, वे अनुनासिक ध्वनियां कही जाती है। पार्श्विक, जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा ऊपर के मसूड़ों को स्पर्श करती हुई श्वास का मार्ग अवरुद्ध कर लेती है और श्वास वायु दोनों पार्श्वों से बाहर निकलती है, तो पार्श्विक ध्वनियां उच्चारित होती है। हिंदी में लय और र, इसी प्रकार की ध्वनियां लय र की प्रकृति थोड़ी अलग है। लय ध्वनि जो है वो पार्श्विक है। लुंठित, जिन ध्वनियों को उच्चारण में जीभ बेलन की भांति गोल हो जाती है उससे लुंठित ध्वनि उच्चारित होती है। हिंदी में र या रह ध्वनियां इसी प्रकार की है। अंतस्थ या अर्धस्वर, कुछ ध्वनियां ऐसी होती है जिनकी गणना तो व्यंजनों में होती है किंतु इनका प्रयोग स्वरों के स्थान पर ही किया जाता है। व्यंजनों के भांति इनमें स्पर्श तो होता है किंतु वह बहुत कम होता है और वायु स्वरों की भांति बिना किसी संघर्ष के बाहर निकल जाती है, तो वे अर्ध स्वर कहलाते हैं। यह और वह इस प्रकार के अर्ध स्वर है। तो ये उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण था। तीसरा जो वर्गीकरण होता है वो उच्चारण प्रयत्न के अनुसार वर्गीकरण था और वह भी आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार। बाह्य प्रयत्न से भी ध्वनियों का उच्चारण होता है। बाह्य प्रयत्नों के आधार पर जो ध्वनियों का वर्गीकरण किया जाता है वे इस प्रकार है। अघोष ध्वनि, जब हमारी स्वर तंत्रियां श्वास नलिका से आती हुई श्वास वायु को अवरुद्ध नहीं करती और अपेक्षाकृत शिथिल अवस्था में रहती है और अपने मध्य स्थित श्वास वायु के मार्ग को खुला छोड़ देती है, तब जो ध्वनियां उच्चारित होती है वे अघोष कहलाती है।
अघोष ध्वनियों के उच्चारण में वायु का मुख्य निरोध या घर्षण केवल मुख विवर में ही होता है। हिंदी में जो 5 वर्ग हैं वर्णमाला के क, च, त, ट, प, इन 5 वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण अघोष वर्ण है। क, ख, च, छ, त, थ, ट, ठ, प, फ। और इसके अतिरिक्त जो संघर्षी वर्ण है स, तीनों ऊष्म जो है वे अघोष कहलाते हैं। दूसरा वर्ग है सघोष का। जब स्वर तंत्र में स्थित तंत्रियां अपेक्षाकृत तनकर श्वास नलिका से आती हुई वायु मार्ग को अवरुद्ध कर लेती है तो श्वास वायु उनसे टकराकर उनसे रगड़ खाती हुई जिन ध्वनियों का उच्चारण करती है वे सघोष ध्वनियां कहलाती है। 5 वर्गों की अंतिम 3 ध्वनियां ग, अंग, च, अघोष वे जय, झइये, ड़, ढणे, ब, भ, में, ये ध्वनियां सघोष ध्वनियां कहलाती है। तो पहली 2 ध्वनियां अघोष और अंतिम 3 ध्वनियां सघोष 5 वर्गों की। फिर है अल्प प्राण और महाप्राण। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में श्वास वायु का वेग कम या अल्प रहता है वे अल्प प्राण कहलाती है। जैसे 5 वर्गों की पहली, तीसरी और 5वीं ध्वनि, पहली, तीसरी और 5वीं ध्वनि अल्प प्राण होती है। जैसे क, ग और अंग। इसी प्रकार ट, ड और ण, च, ज और य, त, द और न, प, ब और म और र ध्वनि, ये सारी अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं। इसी प्रकार महाप्राण ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में श्वास वायु का वेग अधिक या महा रहता है वे महाप्राण कहलाती है, जिनमें वायु अधिक रहती है। तो 5 वर्गों के दूसरी और चौथी ध्वनियाँ महाप्राण ध्वनियाँ हैं, जिनमें ख, घ, फ, भ, छ, झ है। ये ध्वनियाँ महाप्राण ध्वनियाँ हैं। इसी प्रकार नासिक के बाहरी परिवर्तन के अनुसार 2 प्रकार की ध्वनियाँ हैं, अनुनासिक और निर्नुनासिक। अनुनासिक वे होती है जिनके उच्चारण में श्वास वायु मुख के साथ साथ नासिका से भी बाहर निकलती है। तो 5 जो ध्वनियाँ हैं अंग, य, ण, न, म, ये 5 ध्वनियाँ अनुनासिक है। अनुस्वार भी इसमें आते हैं। संस्कृत में सभी स्वर अनुनासिक भी माने जाते हैं और अननुनासिक भी। दूसरा वर्ग है अननुनासिक का या निर्नुनासिक का। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु पूर्णतः मुख विवर से बाहर निकलती है वे ध्वनियाँ निर्नुनासिक होती है। तो इस प्रकार ध्वनियों का यह वर्गीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है भाषा विज्ञान में, जिसको सभी विद्यार्थियों ने हृदयंगम किया होगा।